Hello everyone, this is Rasik Kumar and you are welcome to the Science Cell classes. Here we are going to discuss about the force. The topic is force, that is very first chapter for class 10 in physics. Okay, so let's start. Physics में फोर्स का बहुत ही बड़ा रोल है, मतलब फोर्स के वजह से ही किसी बॉडी रेस्ट में रहता है तो मोशन पे आ जाता है, या फिर मोशन पे रहता है तो रेस्ट में आ जाता है, फिर फोर्स अप्लाई कर देने से साइज और शेप चेंज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स एक फिजिकल कॉज है जिसके वजह से आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का साइज, शेप, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा या तो चेंज होने की कोशिश करेगा। मतलब फोर्स इज द फिजिकल कॉज ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन साइज और शेप और चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है या फिर होने की कोशिश करेगा, या फिर उसका साइज और शेप चेंज हो सकता है या फिर होने की कोशिश करेगा। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? फोर्स। अब बात करते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, और ये आपको सबको पता होगा, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब बात ये आता है कि फोर्स के काइंड्स क्या होते हैं। इसके ना फोर्स के और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके काइंड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फोर्स के काइंड्स क्या क्या हो जाएंगे? काइंड्स ऑफ फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। फोर्स के डिफरेंट काइंड्स क्या हो जाएंगे? पहले हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स एक फोर्स अगर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर टच करके ही, मतलब अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है और उस बॉडी को टच करना ही पड़ेगा, तब उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? मतलब इसमें बिना टच के हम लोग इस फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। कब? जब एक बॉडी किसी सरफेस पे मूव करता है, मतलब सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा है ना, दोनों के बीच में कुछ तो कांटेक्ट है, तो बिना कांटेक्ट का ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस पे हम लोग कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स is an contact force, is a contact force. And second one is normal reaction force. Normal reaction force. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई मीन सरफेस है, इसके बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी रख दिए, तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg। तो ये जो अपना वेट है वो इस सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, और सरफेस भी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है ये भी बिना कांटेक्ट का नहीं होगा, मतलब जब भी मास ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पे रखते हैं तभी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। सो दिस वन इज वन मोर एग्जांपल फॉर द कांटेक्ट फोर्स। एंड नेक्स्ट वन इज द टेंशन फोर्स। थर्ड वन इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स क्या हो जाता है? मान लेते हैं यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और हम लोग एक मास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका वेट जो है स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब इसका वेट mg जो है इस फोर्स के साथ स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा, और स्ट्रिंग भी एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। इसी अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर, आई मीन स्ट्रिंग इस फोर्स के साथ
मास को ऊपर तरफ खींचेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंशन। मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अपने तरफ या ऊपर तरफ खींच रहा है एक फोर्स के साथ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स। तो भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहां पे बिना कांटेक्ट टेंशन स्ट्रिंग और मास ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे इसका एक और एग्जांपल ले लिया जाए कांटेक्ट फोर्स का, जैसे कि फोर्स ड्यूरिंग कोलाइजन। फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराना। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को टकराएगा, मान लेते हैं ये वाला बॉडी इसको टकरा रहा है, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा, जब ये एक दूसरे को टकराएंगे, ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जब दो मास ऑब्जेक्ट या दो बॉडी एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के टाइम ये बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरे बॉडी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब कांटेक्ट किया तभी ना ये फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसीलिए ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स अगर हम लोगों को अप्लाई करना है किसी बॉडी के ऊपर और उस बॉडी को हम लोग टच नहीं करके भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा फोर्स को बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी विदाउट टचिंग इट फिजिकली, उसको बिना टच के भी फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग बिना टच के भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन नेल है, ये मैग्नेट है, तो वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूर से अट्रैक्ट कर सकता है, कि जाता है उसके पास और उसको खींच के लाता है, नहीं, ये दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दूर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बता देंगे तो याद आ जाएगा क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर दो चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो उन लोगों के बीच में रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप एक चीज समझिएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बचपन में हम लोग किए हुए थे, सबको ही करता है एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कॉम, प्लास्टिक कॉम को अगर हम लोग हेयर के साथ रैप करेंगे और उसको पेपर के पास लेके जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े के पास, तो वो पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किस फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या टच करके अप्लाई हो रहा है, नहीं, वो अपने तरफ खींच ले रहे दूर से ही, इसीलिए वो भी एग्जांपल हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसका बात करते हैं और एक एग्जांपल इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का, कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहे वो कहीं पे भी रहे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से अर्थ भी तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, किसी भी चीज को अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ जो खींचता है किसी एक फोर्स के साथ, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या उसको टच करके हम लोग अप्लाई करें, नहीं। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको किसी सर्टेन हाइट पे रखते हैं, अब ये क्या करेगा, अर्थ उसको, इसको छोड़ देंगे तो उसको अर्थ खींच लेगा। तो किस फोर्स के साथ खींच रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। कितना डिस्टेंस है, फिर भी खींच ले रहा है, मतलब क्या है, ये डिस्टेंट फोर्स है, मतलब दूर से ही एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स। फिलहाल हम लोग बात करते हैं फोर्स का इफेक्ट के बारे में, फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ में चलेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा, अगर वो रेस्ट पे है तो हो सकता है वो मोशन पे आ जाएगा, अगर वो मोशन पे है तो हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, और ये भी हो सकता है अगर हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करें तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा। तो ये सारा जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स का ही इफेक्ट है, फोर्स अप्लाई करने से ही होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग नोट डाउन करते हैं क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा इट कैन चेंज, और फोर्स कैन चेंज
द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक फुटबॉल है रखा हुआ है और एक बॉय जो है वो क्या करता है, इसको किक करता है, ठीक है, किसी फोर्स के साथ, तो क्या होगा, ये बॉडी मोशन पे आ जाएगा। मतलब क्या है, रेस्ट पे था, किक करने साथ ही वो मोशन पे आ जाएगा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट तो चेंज हो गया, रेस्ट पे था मोशन पे आ गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन को भी चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे, जैसे कि ब्रेक लगाने से कार रुक जाता है, मोशन पे रहता है, तो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ब्रेक पे वो हो जाएगा क्या, वो क्या कर रहे हैं, उसका मोशन को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब रेस्ट पे ले आएगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से अ बॉडी विच इज मूविंग कैन कम्स टू द रेस्ट पे आ सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब, जैसे फुटबॉल इस डायरेक्शन पे मूव करते हुए आ रहा है, इधर से कोई किक कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि फुटबॉल अगर इस डायरेक्शन पे जाता, यहां से एक फोर्स लगा दिए तो फुटबॉल अब इधर मूव करने लगेगा, तो उसका डायरेक्शन इधर मूव करने लगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जा रहे हैं। तो ये फोर्स की वजह से हुआ, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द साइज एंड शेप। समझिए, अगर मान लीजिए एक बलून लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बलून हो गया। अब इस पे आप फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाएंगे हाथों से, इधर से फोर्स लगाएंगे हाथों से, क्या हो जाएगा, ये प्रेस हो जाएगा, मतलब इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है। मतलब समझिए, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, डो, जो हम लोग आटे का डो लेते हैं, व्हीट का डो, उसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई करते साथ ही बेलन के सहारे उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा, मतलब एक इफेक्ट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए थे, जैसे कि 3 लॉ दिए थे बेसिकली मोशन से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बताए थे उन्होंने, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में बताए थे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो उसी डायरेक्शन पे, उसी स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा, उसी डायरेक्शन पे, जब तक हम लोग कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो मतलब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, it will remain continuous to the motion in the same direction with same speed, and if it is at rest then it will remain at rest unless and until we are applying an external force। जब तक हम लोग external force apply नहीं करते हैं तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जिधर भी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। और इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। इसी से इनर्शिया का डेफिनेशन भी पता चलता है। तो क्या है इनर्शिया? इनर्शिया किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने नहीं देता है या फिर नहीं करने की कोशिश करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन 2 टाइप हो जाता है इनर्शिया का। इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उस बॉडी का साइज और शेप या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने नहीं देता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया को 2 कैटेगरी में बांट देंगे हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, और रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगा जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स का बात आता ही नहीं है, अगर वो मोशन पे है तो सेम डायरेक्शन पे मूव करता रहेगा। तो ये हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग बहुत पढ़े होंगे, जैसे कि अगर हम लोग ग्लास के ऊपर कॉइन को रखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड।
जैसे कि इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ग्लास के ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है और यहाँ पे एक कॉइन है, तो अगर मान लीजिए अचानक से इस बोर्ड को हटा दिया जाए तो कॉइन नीचे ड्रॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको मोशन पे लाए, बोर्ड तो मोशन पे आ गया, बट द कॉइन विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कॉइन अपने जगह पे रहने की कोशिश करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते, और वो नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के चलते। ठीक है, तो ये हो गया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब अगर एक बॉडी मोशन पे है तो वो उसी डायरेक्शन पे मूव करता रहेगा सेम स्पीड के साथ। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक बस पे बैठे हुए हैं और वो बस मोशन पे है, हम लोग बस पे बैठे हैं और वो बस मूव कर रहा है और अचानक से वो ब्रेक लगा देता है, समझिए, इमेजिन करिए, तो हम लोग आगे झुक जाते हैं। रीज़न क्या है? जब हम बस पे बैठे हुए थे तो हमारा पूरा पार्ट बॉडी का, अपर पार्ट लोअर पार्ट जो भी बस के साथ कांटेक्ट में है, सब मोशन पे थे। जैसे बस ने ब्रेक लगाया तो हमारा जो लोअर पार्ट है जो सीट के साथ कांटेक्ट में था वो रेस्ट पे आ गया बस के साथ, बट अपर पार्ट विल ट्राई टू बी इन मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। अपर पार्ट जो है वो तो मोशन पे रहने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन के चलते वो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन वो मोशन पे रहने की कोशिश करेगा और हम लोग आगे झुक जाएंगे। तो एक कुछ एग्जांपल हो गया इनर्शिया का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ पहले मैं डिफाइन करता हूं, फिर आऊंगा बोर्ड पे क्या बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक बॉडी अगर मान लो रेस्ट पे था, तो पहले मोमेंटम के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ मोमेंटम का जरूरत आएगा, सॉरी। तो पहले मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी बॉडी मोशन पे है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसका मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अगर वो छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मास कम तो फोर्स कम लगेगा, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। एक तरीका हुआ। अगर मान लीजिए उसका स्पीड भी ज़्यादा है तब भी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना उसको रोकने के लिए। तो मोमेंटम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोमेंटम उसका मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम P इज इक्वल्स टू m इंटू वी के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ पे कहना क्या है कि किसी बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, शुरू में कम मोमेंटम था बाद में ज़्यादा हो गया मान लो, तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा फोर्स के साथ। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ था u, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, जब बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो बॉडी यहाँ पे आ गया और इसमें वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, तो इस पे वेलोसिटी हो गया v और इसका वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी u, और अब फोर्स कितना लगाए थे f। तो आप सोचिए कि इसका वेलोसिटी में चेंजेस कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। फोर्स आप जितना ज़्यादा लगाएंगे वेलोसिटी उतना ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लेते हैं इसमें टाइम था t1 और t2 पे वेलोसिटी हो गया v। तो t1 जब टाइम था वेलोसिटी u, t2 टाइम पे वेलोसिटी v है। तो अब ये फोर्स के साथ अगर कंपेयर करके देखें, फोर्स कम लगाएंगे तो तुरंत इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स अगर ज़्यादा लगाएंगे, फोर्स कम लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगेगा, और अगर हम लोग फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो तुरंत उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो वो डिपेंड करे किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चेंजेस आएगा? इसका मोमेंटम बात करते हैं। मोमेंटम एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब m इंटू यू। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? pf इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जा रहा है? चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू pf, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम
इनिशियल, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू, तो दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू। मतलब बॉडी का मास फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे बॉडी का मास को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, चेंज भी होता है, कब होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो समझिए पहले, तो मास डेल पी जो है वो किसका हो रहा है, m इंटू वी माइनस यू। यहाँ पे माना जा रहा है कि प्रोवाइडिंग m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे m को कांस्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे m कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इतना, तो चेंज इन टाइम कितना हो रहा है, डेल टी, दैट इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या हो जाता है, मोमेंटम तो चेंज हो रहा है बट किस रेट पे चेंज हो रहा है, कम समय पे चेंज ज्यादा हो रहा है कि कम समय पे चेंज कम हो रहा है। मतलब टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या किए, चेंज इन मोमेंटम को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दिए, तो हमको क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो चेंज हो रहा है वो कम या ज्यादा कब होगा, जब हम लोग फोर्स को कम या ज्यादा कर देंगे। मतलब फोर्स कम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, और अगर फोर्स ज्यादा तो रेट ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन इट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डायरेक्ट मोमेंटम में चेंजेस आ रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स है उधर ही होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डेल पी बाय डेल टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ से मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम के जगह पे डेल पी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल पी के जगह पे m इंटू वी माइनस यू, m इंटू वी माइनस यू। ये m के साथ ही हम कांस्टेंट ले, प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो कांस्टेंट में m आया। तो अब डेल टी के जगह पे क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम डेल टी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू m को साइड कर देते हैं, तो v माइनस यू बाई टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम दैट डिफाइंस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जा रहा है m इंटू ए, तो मतलब क्या मिला, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए हम लोग बता सकते हैं। मतलब क्या है कि किसी बॉडी में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो भी कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, F के ऊपर, फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी भी हम लोग बता सकते हैं, क्लियर। तो ये हो जाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सॉरी, वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस कि यहाँ पे मास कांस्टेंट हम लोग मान रहे हैं। मास कांस्टेंट कब होगा, जब मास कांस्टेंट का मतलब जब बॉडी का वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन अगर बॉडी का वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, लाइट के स्पीड के साथ कंपेरेटिव में आ जाएगा। लाइट का स्पीड कितना हो जाता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर उसके आसपास है तो उसका मास भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी कम है तो उसका मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी के साथ मास भी इंक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए मास कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर नॉर्मल बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो उसका वेलोसिटी लाइट के स्पीड से काफी छोटा होता है, मतलब काफी कम होता है, इसीलिए इसका मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास कांस्टेंट है तभी ये वाला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ये आप सबका फेवरेट होना चाहिए, सबको याद रहता है ये चीज, इसीलिए बोल रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ का कहना यह है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी आपके ऊपर सेम फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे। मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है, वॉल है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मतलब हम अगर दीवार को धक्का देते हैं 5 न्यूटन फोर्स के साथ, तो दीवार भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो कि काफी सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के तीनों लॉ, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
यूनिट्स ऑफ फोर्स, बहुत सारे यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन यूनिट्स का क्या रिलेशन होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं बाकी सारे यूनिट्स क्या क्या होंगे फोर्स के। तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में जान लेते हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग n इस्तेमाल करते हैं, तो n इज द SI यूनिट, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको समझने की जरूरत है एक न्यूटन कितना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका मास जो है 1 kg के बराबर है, और जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, a इज इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड माइनस 2। बॉडी का मास अगर 1 kg है और फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तब इस फोर्स को क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन। जनरली हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, लास्ट वाला डेरिवेशन हम लोग जो किए थे। तो अगर मान लीजिए मास इसका 1 kg है और एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब इसका फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स which is applied on a mass of 1 kilogram and it accelerates with the rate of accelerates with 1 meter per second square। क्लियर, मतलब जब बॉडी के ऊपर हम लोग 1 किलोग्राम मास के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे 1 न्यूटन, तो उस पर कितना प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 न्यूटन का मीनिंग। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट और इसका मीनिंग भी क्या होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ एफ, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, डाइन। तो डाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, डाइन को समझने की कोशिश करिएगा। तो डाइन मतलब हो जाता है अगर बॉडी का मास 1 ग्राम हम लोग लेते हैं, अब मास को 1 ग्राम ले लिए, m इज इक्वल्स टू 1 ग्राम और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर बॉडी का मास है और उसमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इसका जो फोर्स हम लोग लगाए थे उस फोर्स को बोला जाएगा डाइन। तो हम लोग इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास अगर 1 ग्राम लेंगे और फोर्स अगर हम लोग एक्सेलरेशन अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 लेते हैं, तो जब उसमें फोर्स लगेगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 डाइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात यह आता है कि डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू अभी हमने पढ़े क्या था, 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड माइनस 2 के बराबर होता है। तो चलिए इसको सीजीएस में ना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम और इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सीजीएस यूनिट में। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, मतलब इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 5 zeros है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 दैट इज 10 टू द पावर 5 डाइन। क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर आएगा। तो ये हो जाता है एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग इसके एक और इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो चलिए ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है बात करते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट जिसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सोचिए ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा। ग्रेविटेशन के चलते
कितना फोर्स लग रहा है। मतलब अगर 1 किलोग्राम का बॉडी को हम लोग अपने हाथ में रखते हैं तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, तो इसको होल्ड करके रखने के लिए हमको भी तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अगर इसका मास 1 kg है तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 kgf। ठीक है, हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है 1 kgf। सो 1 kgf इज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मास ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 1 kgf। सो इस 1 kgf को बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इन एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में हो जाएगा किलोग्राम फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, किलोग्राम फोर्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, केजीएफ से। ठीक है, तो केजीएफ फोर्स क्या हो जाता है, ये तो हमने बताया कि केजीएफ कितना होता है, और 1 केजीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर। मतलब आप अगर 1 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 1 केजीएफ, और वो 1 केजीएफ किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वी कैन राइट अनदर यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट को हम लोग अगर सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में यूनिट कितना हो जाएगा इसका, इसको बोलेंगे ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स, तो ग्राम फोर्स मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीएफ से। ठीक है, तो ग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो डिफरेंट टाइप का ग्रेविटेशनल यूनिट हम लोग पढ़ लिए इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े और उसका इफेक्ट के बारे में पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़े, साथ ही साथ इनर्शिया भी पढ़ लिए। ठीक है, और अब हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के बारे में भी पढ़े। अब अगले वीडियो में इस फोर्स का और भी आगे का बात करेंगे, जैसे कि उसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।